नमस्कार, स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गहन चर्चा हुई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के निशाने पर भी आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला, आपके अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी जैसे नेता कांग्रेस की लीडरशिप और परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया अलायंस की लीडरशिप पर भी मतभेद पैदा हो रहे हैं। टीएमसी ने तो खुलकर यह कह दिया है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन को संभालने में नाकाम हो रही है। इंडी गठबंधन की कलह का असर संसद के शीत सत्र में भी दिख रहा है, जहां राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है, लेकिन सहयोगी दल ही उनके साथ नहीं है। कांग्रेस में मंथन का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह इंडी गठबंधन में जो कलह पैदा हो गई है चुनाव परिणामों के बाद, उस पर कांग्रेस को ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। अपने सहयोगी दलों से ही घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव परिणाम हो, चाहे वो कश्मीर जम्मू कश्मीर के हो, और चाहे फिर वो महाराष्ट्र चुनाव हो। तो कांग्रेस में मंथन का दौर। मल्लिकार्जुन खड़गे की नेताओं को दो टूक चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों से चर्चा करेंगे कांग्रेस के इस मंथन पर। रमेश जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा था कि अच्छा खासा प्रदर्शन इंडी गठबंधन ने किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, वो अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं के निशाने पर आ गई। और बहुत जरूरी हो गया है आपकी कांग्रेस में मंथन किया जाए। जिस तरह के परिणाम हरियाणा में आए, जम्मू कश्मीर में आए, महाराष्ट्र में आए, कांग्रेस अकेले के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है नहीं देश में। देखिए, मोटे तौर पर आज जो वर्किंग कमेटी उनकी जो बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें दो अलग अलग चीजें सामने आई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 3-4 बातें बहुत स्पष्ट कही। एक तो उन्होंने ईवीएम पर बहुत ज्यादा फोकस ना करने को कह करके, यद्यपि 2 शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो संवैधानिक संस्था है और उस पर हमको बहुत ज्यादा जोर ना देना है, एक बात कही। दूसरा उन्होंने कही कि हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, अब हमको हर राज्य की लोकल समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। फिर एक तीसरी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आप प्रदेशों के चुनाव नहीं जीत सकते। मेरी दृष्टि में ये जो 3-4 मुद्दे हैं, ये 3-4 मुद्दे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अडानी को लेकर के और ईवीएम को लेकर के ये जो सारी बातें कांग्रेस उठाती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस पर उन्होंने कटाक्ष किया। हालांकि उनके वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की या उनकी समझाइश की कोई झलक नहीं मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा भाषण आत्मचिंतन का है। जैसे हमने कई बार कहा है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा भाषण जो उन्होंने दिया है वो आत्मचिंतन करने को दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ईवीएम पर और अडानी पर उस पर मोटे तौर पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को सफलता मिली थी, तो वो कांग्रेस को उसके मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली थी। कांग्रेस को सफलता कहीं ना कहीं वो जो जातिगत जनगणना और जातिगत बिखराव आया, उसके रिजल्ट, खासतौर से जिस पट्टी में जाति की समस्या ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये जो बेल्ट है, और थोड़ा सा महाराष्ट्र, तो वहां उनको उसकी सफलता उनको ज्यादा मिली। भाजपा ने बड़ी तरकीब के साथ इसको बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये करके उन्होंने वो जाति वाला जो भाजपा को नुकसान हुआ था वो कंट्रोल कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस रणनीति को नहीं समझी। इसके अलावा आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी नारे को उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि सबको इकट्ठे रहना है। इसका मतलब जो कांग्रेस के भीतर कुछ ना कुछ मतभेद है, ये भी कुछ ना कुछ कांग्रेस की हार का कारण है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के लड़ने की बात। ऐड ऑन करना चाहूंगी। खड़गे जी समझ गए हैं
कि संगठन में मजबूती की जरूरत है, संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर माहौल पक्ष में है, मतलब आप ये मत समझिए कि जीत की गारंटी है, काम आपको तब भी करना है। चुनाव अगर आ रहे हैं तो सिर्फ चुनाव के समय में नहीं, चुनाव से पहले से आपको उसकी तैयारी करनी होगी। इस तरह की बातें वो समझ गए, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल यही उठ जाता है रमेश जी कि आखिर ये तो मंथन में चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन कैसे इसको जमीनी स्तर पर संगठन में उतार पाएगी कांग्रेस, अपने नेताओं को समझा पाएगी, ये जो रणनीति बनाने की कोशिश होगी क्या उस पे अमल कर पाएगी? देखिए, यहाँ पर दो चीज है। निश्चित रूप से ये जो आज बैठक हुई है, इस तरह की बैठकें अब उनकी राज्यों में होंगी और उन राज्यों में इस आधार पर क्या निर्णय लिया जाता है। यद्यपि उन्होंने जो फाइनल प्रस्ताव पारित किया, उस फाइनल प्रस्ताव में खड़गे जी के भाषण की झलक नहीं दिख रही है, वो राहुल गांधी जी की झलक दिख रही है। उनके जो 2-3 मुद्दे हैं उसमें, जैसे संबल है उनका, अडानी है, ईवीएम है, उसमें वही मुद्दे दिख रहे हैं। अब ये देखना ये है कि ये जो संदेश इस बैठक का राज्यों में क्या जाता है। हो सकता है वो प्रस्ताव के रूप में भले ही उन्होंने अपने मुद्दे ना बदले हों, लेकिन निचले स्तर पर बदलाव। अब ये मुझे जो लग रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदलाव का जो संकेत दिया, वो दोनों प्रकार का संकेत मुझे लग रहा है। एक संगठन में भी लग रहा है और उठाए जाने मुद्दों में भी लग रहा है। तीसरा उनका संदेश जो आपने भी कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 24 घंटे सक्रिय रहे, हमेशा, केवल चुनाव में सक्रिय ना रहे, ये सारे उनके संदेश हैं। अब देखने को अपन को ये मिलता है कि उनकी जो राज्य की इकाइयां हैं वो आज की बैठक में आए इन संदेशों में किस बात पर जोर देती है। वो स्थानीय मुद्दों पर जोर देती है या फिर ईवीएम और अडानी पर ही कायम रहती है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। देवदत्त जी का रुख करूंगी। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है, संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत बताई जा रही है, राज्य चुनावों में उम्मीद से कम प्रदर्शन चुनौती वो मान रहे हैं, सब तरह की बातें वो कर रहे हैं, मान रहे कि कहाँ कमियां रही है संगठन में, मुद्दों को लेकर आपस में बनती नहीं है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तो लंबे समय से हम देखते आ रहे, कई चुनाव इसमें कांग्रेस ने निकाल दिए हैं, परिणाम इस तरह के सामने आते, तो उसके बाद भी नहीं समझ पाती कांग्रेस की आखिर करना क्या है। लोकसभा में निश्चित ही रमेश जी ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण के मुद्दों को लेकर उनको बढ़त मिली है, उस पर काम हुआ है, लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन वही बीजेपी उसकी काट ढूंढ रहा है इन चुनावों में। हरियाणा का परिणाम देखिए, महाराष्ट्र का परिणाम देखिए, और उसके बाद तो फिर वो अपने ही गठबंधन के नेताओं से घिर गए कि अगर कांग्रेस लड़ेगी तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां अब देश में हैं, कांग्रेस को भूल जाना चाहिए कि वो पहले जिस तरह से एक पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस का टिकट यानी जीते, भाजपा बहुत शुरुआती दौर में थी, 2 सांसद थे, तो कांग्रेस उसी फील गुड में रहती है कि हमारे माहौल है, चर्चा हो रही है, बदलाव है, परिवर्तन, हमें वोट मिल जाएगा। अब वोट ऐसे नहीं मिलता। अब वोट बहुत जागरूकता इन 75 वर्षों मतदाताओं के बीच आ गई है। अब आप केवल एक सभा कर लो, इससे वोट मिल जाए, इससे वोट नहीं मिल रहा। अब वोट मिल रहा है साम दाम दंडभेद, मैनेजमेंट, माहौल, आपका बूथ के अंदर कार्यकर्ता मजबूत हो और आपके पास अच्छी स्वच्छ छवि के नेता हों, आपके पास आकर्षक मुद्दे हों और एक पूरी कार्यशैली और 24 घंटे 365 दिन की वर्किंग है ये। कांग्रेस में तो बीच में एक बोर्ड लग गया था कि संडे को छुट्टी रहेगी, 10 से 6 या 7 ऑफिस खुलेगा। तो ये कोई वो थोड़ी है दफ्तर या सरकार, ये तो सेवा का है संगठन। तो आपको कोई भी दल हो, भाजपा देखो आप, हमेशा जीत जाएगी, दूसरे दिन से फिर शुरू हो जाएगी। तो ये 24 घंटे 365 दिन की है और अब हर क्षेत्र में आपने देखा, वो क्रिकेट में वही टीम जीतेगी जिसकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छी हो। केवल एक के सहारे नहीं जीते जा सकते। तो कांग्रेस को असली बात आदत पड़ी, आजादी के बाद कांग्रेस ही थी देश में, तो उसके टिकट वितरण हो गए, जीत गए, वो कहीं से कहीं टिकट दे रहा है, किसी को भी दे रहा है। ऐसे धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती गई। उसके निर्णय ऐसे होते थे, छत्र दिल्ली में बैठ के टिकट बांट देते थे। कोई बरसों मेहनत कर रहा है, उसको टिकट ना देके कोई सिफारिश करके गया, उसको टिकट दे दिया। तो हर चुनाव में कांग्रेस अपने मतदाताओं को घटाती गई, अपने शुभचिंतकों को घटाती गई निर्णयों से। वो इस अहम में रही कि हम हैं, कौन मुकाबला कर सकता है। अटल बिहारी को भी हमने हरा दिया था ग्वालियर में। ऐसे सब उनके भ्रम थे, ये सब भ्रम भाजपा ने तोड़ दिए, क्योंकि भाजपा बहुत जमीन के अंदर चली गई है और जिस तरह से मुद्दे भाजपा उठाती है, आज जैसे
भाजपा उसके सहयोगी संगठन ये सनातन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको बहुत सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हो जाएगा, केवल कुछ अल्पसंख्यकों को छोड़ के। तो कांग्रेस दुविधा और द्वंद में रही। अयोध्या मंदिर मुद्दे पे भी यदि वो उस समय आक्रामक मुद्दा में होती कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए हैं, आगे आके करती बात, तो उसको फायदा तो मिलता। देवदत्त जी, अब कारण दुविधा हो और सकता है नेतृत्व की कमी, बिल्कुल क्योंकि नेतृत्व आप देखेंगे जिस कि तरह के मुद्दे अभी फिलहाल देश में चल रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, उस हिसाब से तो नेतृत्व की कमी की कौन बताएगा किस मुद्दे पर जाकर क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। ये बात भी खड़गे जी ने कही है कि आप आपस में इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं कि जिसका प्रभाव फिर लोगों पर पड़ता है और उसका फिर परिणाम देखने को मिलता है। बिल्कुल नेतृत्व आप देखेंगे, एक तरफ ऐसा नेतृत्व है जो जमीन से जुड़ा है, जिसमें सब कुछ एक एक चीजें समझते हैं वो, कि क्या गरीब की समस्या कैसे क्या कैसे किन बातें किससे क्या करना है। और दूसरी तरफ इन लोग हवा हवाई रहते हैं, वही एक ही राग अलाप है कि सांप्रदायिक पार्टी है, कहीं ये है वो ये, कहीं इससे क्या लेना देना लोगों को लेना देना, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और अब तो मैं कहता हूं कि जो सरकारें हैं वो वहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से अब फ्री बांटने की योजना शुरू हुई है महिलाओं की, देखो झारखंड में उसमें किसी का जादू नहीं चला, वो मैया का काम हो गया, लाडली बहना का मध्य प्रदेश में हो गया। तो अब तो जो सरकारें हैं, अभी के चुनाव परिणाम देखो, महाराष्ट्र में वही गठबंधन आ गया, झारखंड में वही आ गया, बाकी राज्यों में ऐसे परिणाम आए। तो क्योंकि अब तो लोग सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। आप खजाना खाली हो जाए, योजनाएं बंद हो जाए, इसकी भी चिंता किसी को नहीं है। तो अब तो जो काबिज है वो साम दाम दंड भेद से सरकार पे काबिज रहेगा। अब कांग्रेस ऐसे में सोचती है कि उसे वोट मिल जाए, चुनाव जीत जाए, सिमट गई है कांग्रेस पूरे देश में। उसको नए सिरे से जैसे बिल्कुल बूथ स्तर से खड़ा करना चाहिए, उसको ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए जो संघर्ष की क्षमता रखते हैं, जिनकी छवि अच्छी है। आप लेकिन यदि अभी कैसे भी ये नहीं अपने सुधरे, मैं कांग्रेस तो के लिए तो अक्सर देवदत्त जी कहा जाता है, मैं यहाँ ऐड ऑन करूंगी कि वो अपनों से ही घिरे रहती है। मध्य प्रदेश में ही हमने परिस्थितियां देखी, जब जीतू पटवारी को कमान दे दी गई तो किस तरह की परिस्थिति, पहली बैठक कार्यकारिणी के गठन के बाद जो तस्वीरें सामने आई कि वो इमोशनल हो गए कि जो दिग्गज थे वो ही नहीं पहुंचे बैठक में। तो ये तो परिस्थिति है कांग्रेस में। आप समझ भी जाइए, आप मंथन भी कर लीजिए, आप कमियां भी निकाल लीजिए कि आगे हमें इसमें सुधार करना है, लेकिन मानेगा कौन, सुनेगा कौन? कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। आप चर्चा कर रही हैं, इसके पहले लोग पान के टपरों चाय की चौपालों पे चर्चा करके हंसते हैं कि कांग्रेस सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। इतनी हार के बाद भी नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब दो सीटों के उपचुनाव थे, कितने नेता नहीं गए वहां। और फिर आप बैठक में वो आए तो हम नहीं गए, ये आए तो अरे आप सब मिलके लड़ोगे तब कहीं उम्मीद बनेगी, और तुम आपस में इस तरह के अहम पाले रहोगे तो बात तो बिगड़ती जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि उसका मुकाबला भाजपा जैसे संगठन से है, जिसका विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है। अभी देखो आप उनका सदस्यता अभियान, बूथ के चुनाव चल रहे हैं, 90% बूथ समितियों के चुनाव हो गए, तो पता चल रहा किसी क्या साइलेंटली काम चल रहा। उसके पीछे आरएसएस जैसा संगठन है, जिसके कितने तो अनुवांशिक संगठन है। अब तो वो पत्थर आप फेंकोगे तो किसी भाजपा किसी आरएसएस वाले पे गिरेगा। मतलब उन्होंने व्यापक नेटवर्क बना लिया है सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से। तो आप कहाँ लगे हो कि हवा हवाई तुम ऐसे ही जीत लोगे? आपके ना नेता मैदान में कौन कसरत करता, कौन संघर्ष करता? आज दिखाओ कांग्रेस का कौन है, तो कौन पद यात्रा कर रहा। विपक्ष तो ये होता है कि दिन रात मेहनत, सड़क पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को इच्छा भी है कि थोड़ा विपक्ष मजबूत हो, लेकिन वो कहते हैं यार कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही। इसीलिए कई राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तो फिर वो बाहर वहां विपक्ष की भूमिका में नहीं रही, वहां भाजपा और क्षेत्रीय संगठन का मुकाबला हो रहा है। तो कांग्रेस को तो बहुत कुछ आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हवा हवाई बिल्कुल ना रहे। अब उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश जी, करूंगी। मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, यही लोकतंत्र कहता है, लेकिन कैसे, इस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, बात वो कर रहे हैं कि मणिपुर से संबल तक बहुत गंभीर मसले हैं देश में, स्थानीय स्तर पर, राज्यों में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे जिन पर काम होना है, और मजबूत विपक्ष के नाते वो मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लेकिन क्या इसकी भी कमी है कि कैसे मुद्दे उठाने हैं, कब उठाने हैं, किन मुद्दों की बात कहां करनी है, किस तरह से सरकार को बताना है कि आप ये काम कीजिए, ये नहीं?
ये या फिर बिल्कुल ये आपने कहे ठीक एक कहा। एक बात और रमेश जी, या फिर ये कहे कि बीजेपी का संगठन मजबूत तो है ही, लेकिन उसको मालूम है कि किस तरह से चीजों को टैकल करना है। जैसा कि उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही, तो बटेंगे तो कटेंगे से 2 चुनाव जीत गए विधानसभा के, और महाराष्ट्र के परिणाम तो प्रचंड ही थे। ये निश्चित रूप से ये रणनीति तो प्रत्येक राजनीतिक दल को करना चाहिए, किस मुद्दे पर उनको सफलता मिल रही है और किस मुद्दे पर उनको असफलता मिल रही है। और अगर जिस मुद्दे पर उनको सफलता मिली है तो उसके काट करने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए विपक्ष ने क्या किया है। तो जिस तरीके से जातीय जनगणना पर लोकसभा चुनाव में उनको सफलता मिली, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा ने उसका विकल्प निकाला। लेकिन उस विकल्प से मिलने के लिए, उससे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने फिर आगे कोई अपनी रणनीति नहीं बनाई, और आगे अब देखते हैं वो क्या करेंगे। दूसरा एक बात ये जो आपने सबसे पहले कही, इसमें कोई शक नहीं कि देश काल परिस्थिति को देख करके हमें अपनी बात रखनी चाहिए। किस समय पर हमको किस समय पर क्या बात रखना चाहिए। कई बार समय उपयुक्त होता है, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं होती। तो हमको समय भी देखना है, स्थान भी देखना है, किस स्थान पर बात रखना, संसद में बात क्या रखना, सड़क पर बात क्या रखना, और मीडिया से क्या रखना। राजनीतिक दलों को ये अंतर तो बना के चलना ही चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे तो इस समय विपक्ष में जो बात वो मीडिया में कहते हैं वही आम सभा में कहेंगे, और उसी बात पर संसद में हंगामा करेंगे। इन तीनों चीजों में कोई अंतर उनका रह नहीं गया है। तो इस बात पर उनको एक तो ध्यान रखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी एक और बात उसमें आती है, व्यक्ति वो प्रगति करता है जो आत्मचिंतन करता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरे के दोष निकालता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। हम अगर रामचरितमानस को देखें तो बाल कांड में बाबा तुलसीदास ने 16 चौपाइयां जो दुष्ट वंदना में लिखी हुई हैं, उसमें उन लोगों को उन्होंने अवनति कारक माना है जो सदैव दूसरों के दोष निकालते हैं और कभी अपने चिंतन नहीं करते। तो आज की जो कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आत्मचिंतन वाला बयान था। कांग्रेस को निश्चित रूप से आत्मचिंतन करना। उनकी लोकसभा में अगर 99 सीट आ गई हैं तो वो उनके दम पर नहीं आई हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी दल थे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दम पर आए, वो महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार उनकी वजह से आए, बंगाल में उनको जो सीटें मिली वो ममता बनर्जी की वजह से मिली। कांग्रेस को उनकी ताकत जहां कांग्रेस की थी वहां उनकी क्या स्थिति रही। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताकत थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताकत थी, क्या स्थिति रही उनकी। तो कुल मिलाकर के जहां कांग्रेस ताकतवर थी लोकसभा चुनाव में, वहां वो अपनी सीट नहीं ले पाई और न सहयोगों को दिला पाई है। यही बात जो उभर रही है, इसीलिए जो आज हम आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सब, कांग्रेस ने भी कहा कि हम अब किसी से समझौता नहीं करेंगे। तो उनके सहयोगियों को जो लग रहा है कि कांग्रेस अपने प्रभावशाली राज्यों में हमको कोई लाभ नहीं दिला पाई है, लेकिन हमारे प्रभावशाली राज्यों में कांग्रेस को लाभ मिला है। ये जो इंडी गठबंधन में जो हम विवाद देख रहे हैं उसकी जड़ में ये है। तो कांग्रेस को इन सारी साफ हमने देखा भी इस चुनाव में रमेश जी, उत्तर प्रदेश में एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। तो हाँ, निश्चित यही जो बात है, तो वो ये सारे सहयोगी दल समझ रहे हैं कि कांग्रेस की ताकत नहीं है, कांग्रेस को हमारे दम पर की ज्यादा सीटें मिली हैं, तो इसलिए उनमें झगड़ा भी बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना, अपने मुद्दे उठाना और अपने कार्यकर्ता को खड़े करना। राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर अडानी कह दिया है राहुल गांधी ने, तो बिल्कुल अगर उनकी गांव खेड़े में भी बैठक हो रही होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर वो अडानी को ही गाली देता मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर लोकल मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दा, ये हमको देखना चाहिए। लेकिन अडानी के मुद्दे पर भी सहयोगी साथ नहीं है शीत सत्र में। इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। आगे कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन तो करना ही है उसको, और काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। ना गठबंधन के साथ, ना अकेले लड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने परिस्थितियां देखी। चुनाव परिणामों के बाद जब समीक्षा बैठक हुई तो उसमें गुटबाजियां सामने आई है, निकलकर विवाद सामने आया, और विवाद खुले मंच पर सामने आया है। टिकट बंटवारे के समय हो, परिणाम आने के बाद हो, चुनाव की समीक्षा के दौरान हो, या उसके पहले की परिस्थितियां हो, तो अपनों से ही हरदम घिरी रहेगी तो कैसे आगे काम करेगी रमेश जी। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उनको आगे काम करने के लिए सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं को अपने को जागृत करना और उनको संगठित करना, और संगठित करने के साथ साथ कौन सा मुद्दा कहां पर उठाना,
इस बात पर उनको बहुत जोर देना है। एक और बात अगर आप देखेंगे कि इस समय कहीं ना कहीं हर राज्य में ये फार्मूला भी काम किया है, वो जो जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू की, तो जिन जिन राज्य सरकारों ने जो जो लागू कर दी थी उनको वहां पर बहुमत मिल गया। जैसे कि मान लीजिए झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चे को जो वो मिला, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो शुरू में कांग्रेस इस पर आलोचना कर रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 3,000 भी देंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस को ये चाहिए कि उनको कौन सा मुद्दा उठाना है। एक और बात मैं कहूँ कि कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो कांग्रेस के जो सीनियर्स थे वो उन मुद्दों को नहीं उठाते थे। जैसे जातिगत जनगणना, इंदिरा जी इसके विरुद्ध थी, राजीव गांधी इसके विरुद्ध थे, नेहरू जी विरुद्ध थे, गांधी जी विरुद्ध थे, अम्बेडकर, लोहिया जी, सारे लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब उठा करके कांग्रेस उस बात को कर रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को विचार करना कि क्या मुद्दा उठाना, उनको कब मुद्दा उठाना और कहाँ मुद्दा उठाना। अब जैसे संसद की कार्रवाई उन्होंने जाम कर रखी है, मुझे आप ये बताइए प्रश्नोत्तर काल ही उन्होंने नहीं चलने दिया। अब प्रश्नोत्तर काल में तो सारे सदस्यों के प्रश्न होते हैं और उनके स्थानीय प्रश्न होते हैं। अब इनके अडानी में और अपने संबल के मामले में सारे सांसदों के, जिसमें कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, सारे प्रश्न उठ गए। सरकार अगर थोड़ी सी विचलित होती है तो प्रश्नोत्तर काल में विचलित होती है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो विपक्ष को मजबूत होने के लिए खुद के मुद्दे मजबूत करना होंगे कि किस मुद्दे को हमको कहां पर उठाना है, तब विपक्ष मजबूत होगा, तब सरकार डरेगी। अब हंगामा करने से तो सरकार को फायदा हुआ, सारे सरकारी काम तो बिना चर्चा किए पास हो गए, लेकिन जनहित के जो मुद्दे थे प्रश्नोत्तर काल के हों, शून्य काल के हों, वो सारे आ ही नहीं पाए। जी बिल्कुल देवदत्त जी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी, ये भी कहा गया है कि उसके बाद जो चुनाव हुए, जिन जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी निकले थे वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ, या कहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक हुए। ऐसा कुछ कांग्रेस को करने की जरूरत है आगे भी, जैसे कि अब वो बैलेट पेपर को लेकर इसी तरह की यात्रा निकालने की बात कही जा रही है या रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन ठीक है, होता है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, परिणाम या फायदा मिल जाता है तो कांग्रेस उतने में खुश हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि आगे अभी तो जनादेश मिल गया है, आगे भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं, और वो काम करना बंद कर दे, या जो भी परिस्थितियां पार्टी के अंदर बनती हो। क्या लगता है आपको? उसी बात को तो हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तो उसका फायदा मिला। हम ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस संघर्ष तो करे। जब तक कांग्रेस जमीन पर संघर्ष नहीं करेगी, लोगों की समस्याएं नहीं उठाएगी, सत्ता तो में कोई बैठ जाए, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, संतुष्ट होते ही हैं लोग। लोग चाहते हैं कि लोग हमारी आवाज उठाएं। कितनी महंगाई, बेरोजगारी और भी कितनी समस्याएं हैं, कांग्रेस कुछ तो करे। मैं कहता हूं गीता का पूरा सिद्धांत है कि ये बगैर कुछ नहीं मिलता, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। तो ये कुछ करेंगे तो मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा की तो कुछ मिला, राहुल गांधी की इमेज बनी, सीटें आई, सहयोगी दलों ने गठबंधन में थोड़ा उदारता बरती। आज कांग्रेस यदि वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर संघर्ष करे, लोग इतनी समस्याएं हैं। बीजेपी ने कितना संघर्ष किया है, उसके 20-20 साल विधायक विपक्ष में रहे, और कभी ये नहीं। कांग्रेस के तो आज दल बदलने को, जब चुनाव होता, कोई महत्वपूर्ण मौका आता, विधायक दल बदल जाते। बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं में जब तक आप जोश नहीं भरोगे, एक ऐसी टीम नहीं करोगे, उन लोगों को जब तक भरोसा नहीं दिलाओगे, यदि आपने दल बदला तो हम हरा देंगे, जैसे अभी रामनिवास रावत को हरा दिया, अब दल बदल बनने में सोचेंगे, जैसे निर्मला सप्रे इस्तीफा देने में सोच रही हैं। तो कांग्रेस जब तक अपनी ताकत खड़ी नहीं करेगी, कोई क्या कर लेगा। कितने वो उसी फील गुड में है कि हम तो जीत जाते, 99 सीटें आ गई, इसके पहले हम ही थे देश में, हम ही जीत रहे थे, हमारी सब जगह सरकारें थी। अब कांग्रेस सब जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वक्त बहुत बदल गया, नई पीढ़ी बहुत जागरूक हो गई है। अब तो आप जब तक उनके बीच काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है चुनाव जीतना। चुनाव तो अब बहुत माहौल के साथ मैनेजमेंट के भी चुनाव हो गए। बिल्कुल, लेकिन ये बात गलत नहीं हो सकती देवदत्त जी। कहा जाता है कि संगठन में मजबूती और मैनेजमेंट कैसे सीखना है, बीजेपी से सीखिए आप। 365 दिन वो खुद कहते हैं, और जिन मुद्दों पर वो रहते हैं, अगर चुनाव में कोई एक मुद्दा किसी ने उठाया है तो वो पूरे चुनाव को उस पर लड़ जाएंगे, और उसका उदाहरण हमने देखा। बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा में फायदा हुआ, महाराष्ट्र में भी वो परिस्थितियां देखी। ठीक है, झारखंड में नहीं चला, वो राज्य की परिस्थिति कुछ अलग थी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत बीजेपी महायुति को मिली है वो तो प्रचंड थी। सिर्फ एक नारा नहीं, सिर्फ एक नारे की दम पे जीत नहीं है। अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, वहाँ वो जो मैनेजमेंट करते हैं सीटों का, टिकटों का,
बहुत गजब समीकरण। देखो, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश से समझ सकते हैं अपन कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे रिपोर्टें अगेंस्ट थी बीजेपी के खुद नेता मानते थे कि हाँ, एकदम आसान नहीं है चुनाव, और 166 सीटें कैसे आ गई। उन्होंने पहले टिकट किनको दिए, जो 2 साल पहले हार गए थे, हारे हुए को दे दिया। एक नया उनने पैंतरा खेला। फिर जो वरिष्ठ थे उन सबको दे दिया, उम्र का क्राइटेरिया एक तरफ रख दिया उन्होंने, 76-87 साल के भी टिकट दे दिए। तो बीजेपी वक्त के हिसाब से निर्णय बदल लेती है और अपने आप को ढाल लेती है। अभी जैसे फिर चर्चा है कि वो जो अच्छे प्रभावशाली दमदार लोग हैं, जो चुनाव जीतते हैं, क्षमता है जिनमें, उनको फिर वो मंत्रिमंडल में लेंगे या कहीं अच्छे स्थान पर देंगे। वो एक विजयपुर से वो टेस्ट लगा ले गए, बुधनी में वोटें कम हो गई तो वो टेस्ट लगा ले गए कि कोई बहुत कुछ ठीक करना है, सुधारना है, ऐसे लोगों को सत्ता और संगठन में लाना है जो बिल्कुल दमदार है, जिनका जनाधार है, जिनकी लोकप्रियता है। बिल्कुल। तो खड़गे जी बीजेपी समझ वक्त तो के रहे साथ हैं, निर्णय ले ले। खड़गे जी समझ जी तो रहे हैं कि काम करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस मंथन में विष निकलता है या अमृत। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लंबा मंथन कांग्रेस में चला है चुनाव के परिणामों के बाद, और ये समझा भी जा रहा है कि क्या कमियां हैं और किसे पूरा करना है, क्या कुछ करना है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कांग्रेस में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाखबर में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।